यानी कि रक्त का थक्का आखिर हमारे शरीर में बनता कैसे है, कौन कौन सी प्रोटीन है, कौन कौन से विटामिन है, या कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करता है, या कौन सी 2 प्रोटीनें हैं जो हमारे रक्त के थक्का जमने में मदद करती हैं। शरीर में किसी कटे स्थान पर या शरीर में कोई कभी कट जाता है तो कटे स्थान से जब रक्त जम जाना ही रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग कहलाता है। क्लॉटिंग कहते हैं रक्त का थक्का जमना। हेडिंग लिख लो, रक्त का थक्का या जमना। ठीक है, थक्का या जमना। इसमें यानी कि रक्त का थक्का बनना या क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का जो थक्का बनता है वो कैसे बनता है ये हम बता रहे हैं। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को, जब 2 से 5 मिनट जो रक्त के थक्का बनने की क्रिया होती है, रक्त के थक्का बनने की क्रिया को कैस्कस क्या कहते हैं, कैस्कस प्रोसेस कहते हैं। ऐसे रक्त में थक्का 2 से 5 मिनट में जमने की क्रिया को, रक्त का थक्का जमने की क्रिया को कैस्कस प्रोसेस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, जैसे 2 से 3 मिनट में जब रक्त का थक्का जम जाता है इसको कैस्कस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्कस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा होता है, यानी कि रक्त का जो थक्का जमता है उसकी क्रियाएं कुछ होती हैं। जब कहीं भी हम कट जाता है, हमारे मतलब कट जाता है या कटा है तो शरीर में रक्त बाहर आता है। जब हम कहीं से कटे होते हैं सही से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है। रक्त किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आएगा। भाई जब रक्त कटा होगा, जैसे मान लो कि उंगली में हम कटे हैं, यहाँ से कट गए और ब्लड निकल रहा है, तो रक्त जब निकल रहा होगा तो वायु के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा। और जब वायु के संपर्क में आएगा जिस कारण रक्त में उपस्थित, यानी कि रक्त में कुछ उपस्थित होता है, रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट, क्या थ्रोम्बोसाइट, यानी कि जब रक्त जो होगा, यानी कि रक्त जब बह रहा होगा तो वायु के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में। और वायु के संपर्क में आने से इसमें उपस्थित जो रक्त में उपस्थित है, क्या उपस्थित है, उपस्थित थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त मतलब जब बहेगा, हमारे रक्त बह रहा हो तो वो जब वायु के संपर्क में आएगा तो इसमें जो रक्त में उपस्थित, यानी कि रक्त में उपस्थित है, किसमें, रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, जिस कारण रक्त किसमें बदल जाएगा, रक्त किसमें बदल जाएगा, थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम से क्रिया करके। अभी बताते हैं कैल्शियम से। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोनिन में बदल लेता है, या थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। कैसे अब इसका हम मिटा के बताते हैं कैसे बदलता है। थ्रोम्बोबिन जो होता है प्रोथ्राबिन में, और प्रोथ्राबिन जो है किस में बदलता है ये बताते हैं। रक्त में उपस्थित जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम से क्रिया करके, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्या करता है, यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम के साथ क्रिया करके
थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके, क्या करके, क्रिया करके प्रोथ्रम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रम्बिन को किसमें बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा। और थ्रोम्बिन जब बदलेगा तो जो है यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित, ये थ्रोम्बिन जो होता है रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कौन सी? फाइब्रिनोजन, शुरुआत में बताया था ना, फाइब्रिनोजन को पहले से थ्रोम्बिन क्या करता है, जो रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पहले से ही उपस्थित है उसको किसमें बदलेगा? उसको बदलेगा फाइब्रिन में शायद बदलता है, फाइब्रिन में, इसलिए फाइब्रिन में बदल देता है। मतलब कहने मतलब है थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में थक्का, जब रक्त बह रहा होता है, तो रक्त जब बह रहा होता है जिसमें रक्त में पहले से उपस्थित थ्रोम्बोप्लास्टिन जब हवा के संपर्क में आएगा तो किस नाम से जाना जाएगा? क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, या थ्रोम्बोप्लास्टिन, और पहले हमने क्या बताया था? थ्रोम्बोसाइट्स में मिलेगा। लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? रक्त में जब संपर्क में आता है तो इसका नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाता है। लेकिन जब इसमें कैल्शियम अपने आप क्रिया करता है तो रक्त में पहले से उपस्थित पोन्थ्राबिन, क्या? पोन्थ्राबिन किस में बदल जाएगा? थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। और थ्रोम्बिन से पहले से उपस्थित रक्त में फाइब्रिनोजन में बदलेगा। फाइब्रिनोजन में मिलेगा जब, तब यह फाइब्रिन में बन जाएगा। रक्त में सारी क्रियाएं होती हैं, या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम में क्रिया करके बनता है। फाइब्रिनिन की रचना जाली के समान होती है। फाइब्रिन की रचना जो होती है, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है? जालीनुमा होती है। कैसी होती है? रक्त में जालीनुमा संरचना होती है। यही जालीनुमा, समझना, जालीनुमा संरचना जाली के समान होती है, जिसमें रक्त में रुधिराण मुख्य रूप से आरबीसी, यानी कि मुख्य रूप से आरबीसी, रुधिराण किसको कहते हैं? मुख्य रूप से आरबीसी आकार क्या होता है? मतलब जो मुख्य रूप से मतलब आरबीसी में आकर, यानी कि जालीनुमा होती है। फाइब्रिनिन जो होता है मुख्य रूप से जब आरबीसी में आकर ये फंस जाता है, इसमें आरबीसी में आकर ये जालीनुमा संरचना जो है रक्त फंस जाता है आकर, जिसमें रक्त में रुधिराण क्या करता है? इसी जालीनुमा संरचना यानी कि आरबीसी में आकर फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं। तो ये क्रियाएं हम यहाँ पर लिखे देते हैं फिर से। थ्रोम्बोसाइट्स कैसे बनता है, उसमें क्रियाएं लिखी हुई है, ये मिटा दे, ये समझ में। जालीनुमा संरचना बनाता है, कैसा होता है? जालीनुमा। कौन? फाइब्रिन कैसा होता है? जाली। देखो पहले रक्त कैसे चलेगा, ये क्रियाएं देखिए। पहले रक्त कहाँ से कहाँ? थ्रोम्बोसाइट वाइव या थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब थक्का जमेगा तो पहला पॉइंट ले लो, थ्रोम्बोसाइट जब हवा के संपर्क में आएगा, किसके? हवा या वायु के संपर्क में जब आएगा तो किसमें बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बना। ठीक। नंबर दो, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में आएगा, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन की क्रिया हम किससे कराते हैं? कैल्शियम से कराते हैं। तो यह किस में बन जाएगा? पोन्थ्राबिन में। पोन्थ्राबिन में बदल जाएगा। और पोन्थ्राबिन जो होगा थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। किसने? थ्रोम्बिन में। समझ में? देखो जब ये क्या लिखा है? थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आएगा, यानी कि ब्लड, रक्त है, इसको नाम हवा के कारण दिया गया। जब ये संपर्क में आएगा तो इसका नाम मतलब तब ये बदल जाएगा किसमें? थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जब क्रिया हम कैल्शियम से कराएंगे तो यह पोन्थ्राबिन में बदल जाएगा। और जब पोन्थ्राबिन का हम कैल्शियम से क्रिया फिर से करा रहे हैं तो ये किसमें बदल जाएगा? थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। इसका नाम थ्रोम्बिन हो जाएगा। और थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन से मिलेगा, जब थ्रोम्बिन जो है
थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किससे मिलेगा? फाइब्रिनोजन, जो पहले से रक्त में उपस्थित है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन से मिलेगा। ये क्या बन जाएगा? फाइब्रिन में बन जाएगा, फाइब्रिन में बदल जाएगा। ठीक है। और जब फाइब्रिन, अब फिर से चौथा पॉइंट, जब फाइब्रिन, यही जालिनुमा संरचना है, ये आरबीसी से मिलेगा। किससे मिलेगा? आरबीसी से मिलेगा, यानी कि रुधिराणु से। ये रक्त का थक्का जमा देगा। क्या करेगा? रक्त का थक्का जमा देगा। ठीक, ये चारों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ कौन कौन से हैं, ये हम जानते हैं। पहले रक्त के स्पंदन में यानी कि थक्का जमाने में कौन कौन से पदार्थ जरूरी हैं, जिससे कि हमने बताया। इसमें देखो जरूरी कौन कौन से हैं, ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे जरूरी हैं। जितने भी हमने लिखे हैं वो सारे जरूरी हैं। सिर्फ एक जो पदार्थ है, धातु या तत्व कौन है? ये धातु हो जाएगा ना, तत्व हो जाएगा, कैल्शियम तत्व हो जाएगा। जब तत्व पूछे तो कैल्शियम हो जाएगा, ये मददगार होगा थक्का जमाने में। और जब विटामिन पूछे, जब विटामिन हो जाए पूछे तो क्या, कौन सा विटामिन हो जाएगा? के। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है। और प्रोटीन जब पूछे तो दो प्रोटीन है तुम्हारी, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। आप प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कहीं लिखा था हमने, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ऐसे लिखा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दो प्रोटीन है तुम्हारी। क्या है? प्रोटीन जमाती हैं। समझ में? अब एक चीज और बता देते हैं, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है वो बता दें। देखो, कभी एक बीमारी सुने हो, हेमरेज, हेमरेज नामक बीमारी सुने हो ना, जो नसों का फटना होता है। हेमरेज नामक बीमारी जो होती है, दिमाग की नसों फट जाती है। ये ब्रेन में होता है। किसमें होता है? ब्रेन में। हेमरेज नामक जो बीमारी होती है, नसों का फट जाना के कारण विटामिन के है, यानी कि इसका कारण क्या होता है? विटामिन के की कमी। विटामिन के की कमी। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए, शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए सर में अगर चोट लगती है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगर ब्लड वहां पर रुक गया, बहा नहीं, तो क्या होगा? हम समझ लो वही बीमारी, यानी कि कौन सी? ब्रेन हेमरेज है। तो ब्लड का बह जाना जरूरी है, रक्त का जम जाना जरूरी नहीं है। इसके कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हेपेरिन, कौन सा? हेपेरिन नामक प्रोटीन है। क्या है? हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है रक्त में। किसमें? रक्त में हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ये रक्त को, अभी तक रक्त को जमा रहे थे, ये रोक रहे थे, थक्का जमा रहे थे। कौन? ये फाइब्रिनिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइड्स, ये सारे क्या कर रहे हैं? रक्त को जमाने में मदद कर रहे हैं। विटामिन के जमाने में मदद कर रहा है, रोकने में मदद कर रहा है। लेकिन एक ऐसा भी प्रोटीन है जो रक्त को द्रवित कर रहा है। जो प्रोटीन पाई जाती है रक्त में, हेपेरिन नामक प्रोटीन, जो रक्त में क्या, इसको जो है रक्त को जमने से रोक लेता है। हेपेरिन को एंटी क्लॉटिंग या एंटी कॉन्गुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉटिंग, यानी कि ये इसको जमाने में मदद, उल्टा काम करता है। यानी कि मतलब ये जो है ब्लड को जो है जम रहा होगा उसको जो है नहीं जमने देगा। समझना? इसे हमारे ब्रेन में, ब्रेन के ब्लड में क्या होगा? हेपेरिन, ये ब्लड को ब्रेन में नहीं जमने देगा। अगर जम गया धोखे से, समझो ये हेपेरिन नामक, फिर इंजेक्शन लगते हैं, फिर उसको जो है ब्लड को तोड़ा जाता है। ये लाखों में इंजेक्शन आते हैं, इसी हेपेरिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। समझ में? जो ब्लड के थ्रू दिए जाते हैं, और फिर वहाँ जो ब्लड जमा होगा वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, अपने आप उसको खत्म करेगा। समझना? ये कभी कदार तुमने देखा होगा फिल्मों में, देखा है कि नहीं? फिल्मों किसी फिल्म में दिखाते हैं, तुम्हारे जो हो गया है उसी को ट्यूमर भी कहते हैं। जैसे ब्लड यहाँ पर जम गया, यहाँ बीचों बीच, उसको ट्यूमर कह देते हैं। क्या कहते थे? ट्यूमर। उसमें जो है अनियंत्रित कोशिकाओं का विकास हो जाता है, ब्लड का नहीं, अनियंत्रित कोशिकाओं का विकास हो जाता है। हेपेरिन वायु के संपर्क में आते ही, हेपेरिन क्या करती है? ये वायु के जब संपर्क में आएगी, हेपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? इसको वायु के संपर्क में नहीं आना चाहिए। वायु के संपर्क में अगर आ गई
तो क्या होगी? निष्क्रिय, यानी कि काम नहीं करेगी। तो तुम्हारा ब्लड जो है ये इसको द्रवित नहीं करेगी, रोक देगी, ताकि खून का थक्का बन सके। और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, एक रोग हो जाता है हीमोफीलिया। इसमें किसी व्यक्ति के अगर हीमोफीलिया रोग हो जाता है, इसमें कहीं भी चोट या कुछ लग जाता तो रक्त रुकता नहीं है। हीमोफीलिया नामक ये एक आनुवंशिक रोग है, जन्मजात बीमारी है। कैसी है? जन्मजात बीमारी है, जो जन्म से मम्मी पापा से ही मिल जाती है, समझना? ये एक आनुवंशिक बीमारी है। हीमोफीलिया अगर तुम्हारे पापा की होगी या मम्मी की होगी तो तुम्हारे भी आ सकती है। ऐसा नहीं कहेंगे आ जाएगी, आ सकती है। अगर मम्मी पापा के कभी ब्लड नहीं रुकता होगा तो तुम्हारे भी ब्लड नहीं रुकेगा। हल्की भी चोट लगेगी ना तो तुम्हारे जरा इंजेक्शन लगाने होंगे, तब वो ब्लड जाके रुकता है। पट्टी भी बांधोगे तभी पट्टी से ऊपर भी बहेगा, समझ में? हीमोफीलिया बीमारी होती है। इस रोग में खून का थक्का बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है? कट जाने का रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड जानते हो ना? इंग्लैंड, ये यहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्हीं में सबसे पहले ये बीमारी देखी गई थी। एलिजाबेथ, उनका नाम था एलिजाबेथ, हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित थी। चोट लगने पर ब्लड बिल्कुल नहीं रुकता है, ठीक है? अब तुम्हारा ब्लड के जमना, ब्लड के बारे में सारे प्रकार हो गए। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लड का वर्ग, ए बी, ए और ए बी, ए और बी और ए बी और ओ पॉजिटिव। लगभग ब्लड वर्ग कितने होते हैं? अभी तक मैंने 4 ही पढ़े, अब हम पढ़ाएंगे 8। कितने पढ़ाएंगे? 8 ब्लड के वर्ग पढ़ाएंगे, ठीक है? ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे अब, कल आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा